हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी बच्चे अपने डाउट्स भी भेज रहे हैं, बट इन कंपैरिजन टू द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 10th अभी बहुत 10 to 12 स्टूडेंट्स ही हैं जो प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अभी भी बहुत मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिवली इसको लें, इसका फ़ायदा उठाएं इन क्लासेस का, जिससे हमारे कोर्स को भी हम इजीली जितना जल्दी कोर्स होगा उतनी जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। और कुछ बच्चों के न्यूमेरिकल्स में डाउट्स हैं, तो वो जैसे भी है मैं पर्सनली सबको उसका आंसर कर रही हूँ। और अगर डाउट्स रह भी जाते हैं तो उनको आप मार्क करके रखिए। जब भी हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वो डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगी और कोशिश करूंगी कि अभी ही मैं वो डाउट्स आपके क्लियर कर दूं। लेकिन आप लोग इससे अगर नहीं भी आता है या थोड़े से कोई हम लोग को डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग होती है तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। धीरे धीरे आ जाएगा। जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जब हमारे क्लासेस वापस शुरू होंगे तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ने लगेगा। तो आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट यू कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन। हम लोग आज की क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे एंड दैट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ डेविएशन in the path of light. Deviation in the path of light when it enters from one medium to another, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। ये जो पाथ चेंज होता है व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर कोई लाइट है, रिफ्लेक्शन इज ऑल अबाउट अ सिंगल मीडियम। जब लाइट अपने ही मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, अभी रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन मतलब होता है कि दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज़ मीडियम 2। तो ये जो लाइट सीधी आ रही थी ये सीधी ना आके कोई तो भी पाथ पे डेविएट हो जाती है। मतलब इसको जाना चाहिए था सीधा, ये सीधा नहीं गई, ये इस तरीके से मुड़ गई, तो ये इसके एंगल में डेविएशन आ गया। तो ये जो डेविएशन आता है व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब उसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों होता है ये रिफ्रैक्शन? ये रिफ्रैक्शन इसलिए होता है, इट अकर्स ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट in different medium। हर अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड भी अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड हम पहले देख चुके हैं, दिस इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हर मीडियम में लाइट की स्पीड ये नहीं रहती है, क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज होती है व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसलिए उसका पाथ भी बदल जाता है। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। गेटिंग स्टूडेंट्स? तो अगर ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी किसी भी दो मीडियम में तो लाइट जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ से सीधी निकल जाएगी। तो द मेजर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्पीड ऑफ लाइट। गेटिंग माई पॉइंट? अब हर एक मीडियम की एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, हर एक मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम कहते हैं
जो हमको यहाँ काम आती है, एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी इज द एबिलिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मीडियम. उस मीडियम की कितनी ताकत है टू रिफ्रैक्ट लाइट. रिफ्रैक्ट लाइट. जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी वो लाइट को ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, मतलब ज़्यादा उसके पाथ में चेंज लाएगा. तो हर एक मीडियम की खुद की एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है. डेंसिटी सबने सुन रखा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. और यहाँ पे हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं. डेंसिटी जनरली जैसे कि हमको पता है वाटर इज़ मोर डेंसर देन एयर, तो ऑप्टिकली भी वाटर एयर से बहुत ज़्यादा डेंसर होता है. लेकिन ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट के रिस्पेक्ट में. हम किसी भी मीडियम की डेंसिटी बताएंगे कि वो लाइट के प्रति कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उस मीडियम की एक टर्म डिफाइन करी है, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली डेंसिटी. जैसे हम कहेंगे वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, मतलब वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एयर के कंपैरिजन में. इसलिए कभी भी जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो वो अपना पाथ चेंज करेगी. गेटिंग माई पॉइंट? तो हम कोई भी मीडियम किसी भी लाइट का कितना पाथ चेंज करता है ये हम उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी से बता सकते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? तो अब दो चीज़ें हो सकती है. सबसे पहला हो सकता है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, मैं पहला केस लेती हूँ, रेयरर टू डेंसर. रेयरर टू डेंसर. जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी, मतलब ऊपर कोई सा भी ऐसा मीडियम ले लो, एयर, और नीचे हम लोग ले लेते हैं वाटर. तो जब लाइट रेयरर मीडियम से, यहाँ पे ऑप्टिकली रेयरर है कौन? एयर, और डेंसर है कौन? वाटर. गेटिंग माई पॉइंट? तो जब ये लाइट यहाँ पे रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो अभी हम लोगों ने एक्चुअली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा है. अभी हम इस पॉइंट पे फिर से नॉर्मल बनाएंगे जैसे हम रिफ्लेक्शन में बनाते थे. नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. दिस इज नॉट पॉलिश्ड. वाई? बिकॉज दिस इज नॉट मिरर. दिस इज द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम. Getting my point? Okay, so this is your incident ray and this is your normal. जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे गिरती है वहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. बेसिकली इसको जाना कैसा चाहिए था? सीधा, लेकिन नहीं जाती है. ये हमेशा याद रखना. इट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. इट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे. जाना, दिस इज़ द एक्चुअल पाथ. ये एक्चुअली उसको ऐसा जाना था, लेकिन ऐसा नहीं जाएगी. ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है. बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल कब होगी? जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी. तो जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, पहला स्पीड स्लो डाउन. लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. दूसरा, it bends towards the normal. It bends towards the normal. Getting my point? अब यहाँ पे इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाता है इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो थर्ड केस आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, उसी तरीके से सेकेंड केस हम लेते हैं. व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम.
when light enters from denser to rarer medium. अब हम कौन सा केस ले रहे हैं? denser to rarer medium when light enters from. तो हम इसका कौन सा केस ले लेते हैं? मान लीजिए लाइट जा रही है, उल्टा भी ले सकते, वाटर से एयर में. वाटर से एयर में कैसे हो सकता है? जब हमें बकेट में रखी हुई बकेट में पानी है और उस पानी के अंदर यदि बॉल है, तो उस बॉल से जो हमारी आईज में रेज आएंगी, वो रेज कैसी होंगी? फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. अभी फ़िलहाल हम लोग देख लेते हैं ग्लास टू वाटर. ग्लास टू वाटर, ग्लास यानी कांच, ग्लास स्लैब. यदि कोई कांच से वाटर में जा रही है, तो दिस इज इंसिडेंट रे. यहाँ पे हम बनाएंगे नॉर्मल. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. अभी तुमको पता है ग्लास इज ऑप्टिकली मोर डेंसर देन वाटर, तो वाटर इज रेयरर एंड ग्लास इज डेंसर. जाना कैसा चाहिए था? सीधे नहीं जाएगी. इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. कैसी हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो यहाँ पे हमको 3 पॉइंट्स क्या क्या देखने हैं. फर्स्ट पॉइंट इज स्पीड्स अप. लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. सेकेंड जो है, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे फ्रॉम नॉर्मल. एंड थर्ड, यहाँ पे एंगल आई इज लेस देन एंगल आर. एंगल आई इज लेस देन एंगल आर. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा होगा. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज द डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम one medium to another. Getting my point? Okay, so what is your refraction? Refraction is deviation in the path of लाइट. कॉज क्या होता है? किस वजह से होता है ये रिफ्रैक्शन? क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इसलिए लाइट अपना पाथ चेंज करती है. हर एक मीडियम की खुद की एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है. कुछ मीडियम रेयरर होते हैं, कुछ मीडियम रेयरर मतलब वो इजीली अपने अंदर से लाइट को अलाउ करते हैं. देयर इज नो डिफिकल्टी फॉर लाइट टू ट्रैवल इन दैट मीडियम. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, एंड व्हेन लाइट एंटर्स, फिर हमने 2 केसेस देखे. जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, और जब लाइट डेंसर टू रेयरर में जाएगी तो क्या होगा. गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? अब हम इसके बाद देखते हैं यहाँ पे भी, जैसे वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, उसी तरीके से यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज, सबसे पहला लॉ वही सेम, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन. सभी की सब किस में आएंगे? सेम प्लेन में आएंगे. गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड इज स्नेल्स लॉ. सेकेंड क्या है? सेकेंड जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, and that constant is nothing but
रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। कई बुक में इसको एन से बताया है, कई बुक में इसको म्यू से बताया है। इसको हम म्यू कहते हैं, MUE, म्यू। द प्रोनाउंसिएशन इज म्यू। दिस गिव्स यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to 1. So this is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. इसको हम ऐसा पढ़ते हैं, this what we called it as a, this is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. medium 2 मतलब जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, और medium 1 यानी जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। जैसे कि सिंपल सी बात है, यदि एयर से लाइट जा रही है वाटर में, दिस इज एयर, दिस इज वाटर, तो यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ कैसे लिखूँगी? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसा भी लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। दिस यू कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इन दिस केस। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? ओके। उसी तरीके से यदि लाइट तुम्हारी ग्लास से जा रही है, किस में? वाटर में, तो ऐसा होगा। तो दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, तो लिखोगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो इस तरीके से हम देते हैं, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वाटर। मतलब इसकी कुछ वैल्यू आती है, वैल्यू आती है मतलब जैसे 2, 3, 4 ऐसा कुछ, मैथ्स की सॉल्व करेंगे इसको तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी। वो जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होती है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास एक फिक्स्ड वैल्यू है। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से अलग होगी, क्योंकि अलग अलग मीडियम के पेयर के लिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉमन फॉर अ सिंगल पेयर, वाटर ग्लास, वाटर एयर। मैं बोलूँगी, तुमने मुझे बोला मैडम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 9, तो ये अगर तुमने ऐसा बोला तो मैं पूछूंगी किसके रिस्पेक्ट में, तो तुम बोलोगे मैम एयर के रिस्पेक्ट में, देन इट इज़ 9। अगर मैं बोलूँगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या है, तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? ऑब्वियसली अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ भी 30 डिग्री से गिर रहा है, यहाँ पे भी 30 डिग्री से गिर रहा है, पर यहाँ तो 30 डिग्री से कम आएगा और यहाँ पे 30 डिग्री से ज़्यादा आएगा। ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हो गए नीचे वाले, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू भी अलग अलग आएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम हमें कुछ बताता है। वो जो नंबर होता है ना 8, 9, 2, 3, वो नंबर हमें उस मीडियम के बारे में कुछ बताता है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मान लीजिए धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे बात समझ में आएगी, धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो समझ में आ गया, वो हमारे 2 लॉ थे। अभी आप लोगों को साइन भी नहीं पता है, साइन, क्योंकि शायद मैथ्स में अभी तक आपके ट्रिग्नोमेट्री सर ने स्टार्ट नहीं किया होगा। साइन इज़ अ टर्म जो हम मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे i = 30 रखा,
तो साइन 30 की एक वैल्यू होती है जो आप मैथ्स में क्लास 10th में लर्न करोगे, तो हमें वहाँ साइन 30 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। वो आपको मैथ्स में टेबल है। गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे ये 15 डिग्री से बैंड हुआ, तो यहाँ आप रखोगे साइन 15। साइन 15 की एक वैल्यू है जो आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा जब सर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो साइन, इसको बोलते हैं साइन ऑफ सम एंगल। गेटिंग माई पॉइंट। अब उसके बाद हम सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है? द एक्सटेंट of the change in direction of light in a given pair of medium, in a given pair of medium is known as refractive index of that medium. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, जैसे मान लीजिए मुझे पता चला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 9 फॉर एग्जाम्पल, इसकी वैल्यू 9 नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 6 फॉर एग्जाम्पल। तो इससे मुझे समझ में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर बड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर से। मतलब कि ग्लास ज़्यादा उसके पाथ को बदलेगा। क्यों? क्योंकि एयर और ग्लास का यदि हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो एयर रेयरर है और ग्लास क्या है? डेंसर है, लेकिन वाटर से भी ज़्यादा डेंसर है। तो स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो मुड़ेगा भी बहुत ज़्यादा, तो इसके पाथ में ड्रास्टिक चेंज आएगा। जैसे ये एयर है ना, यहाँ पे एयर, दोनों में ही एयर थी, ठीक है। अब इसको जाना कैसा चाहिए था? सीधे ये नहीं जाएगा, दोनों ही बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही काय में से जा रहे हैं? एयर से। लेकिन ये एयर से किस में जा रहा है? ग्लास में। और ये एयर से किस में जा रहा है? वाटर में। तो ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये भी रेयरर है, ये भी डेंसर है। लेकिन ये मान लीजिए 30 डिग्री को 20 डिग्री पे मोड़ता है। दिस एंगल इज 20। तो ये जो 30 डिग्री का है ये इसको 10 पे मोड़ सकता है। मतलब ये ज़्यादा बैंड करेगा, ये ज़्यादा पाथ में चेंज लाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू। इसलिए जब हमको एक टेबल बनी है आपके एनसीईआरटी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वहाँ पे वैल्यू दी हुई है आपको अलग अलग मीडियम की, देखिएगा आप एनसीईआरटी में। तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से हमें उस मीडियम के बारे में पता चलता है कि वो लाइट को कितना, लाइट के पाथ को कितना चेंज करेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें उस मीडियम के बारे में नॉलेज देता है। ठीक है, समझ में आया? अब यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखा हुआ है और आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसलिए जब भी हम ऐसा लिखते हैं, सॉरी मैंने बोला कई जगह पे इसको एन से भी बताया गया है और कई जगह पे इसको म्यू से भी बताया गया है। आपकी मर्जी है, जो लेना है ले लीजिए। एन अगर ये ऐसा लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो विथ रिस्पेक्ट टू किसके है? एयर के। किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के। एयर को लिखना जरूरी नहीं होता। मतलब लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है? एयर से ग्लास में। यदि मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 7, मतलब दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास देना है तो हमें यहाँ दोनों ही मेंशन करना पड़ेगा।
ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है तो भी हमको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज़, आज हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा देखा और मैंने तुमको बताया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन 2 लॉ होते हैं। सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं और वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गेटिंग माई पॉइंट। तो आज थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा बुक से पढ़ने की कोशिश करिए, बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। अभी हम 10th के स्टार्ट में हैं, अभी हमारा फ्लो नहीं बनता। जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास में आने लगते हैं हमारा दिमाग काम करने लगता है, हमको ईजीली चीज़ें गेटिंग होने लगती है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से आएगा। टेक योर टाइम, बुक्स से पढ़िए, नोट्स से पढ़िए, बिल्कुल आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो आज आप लोगों को रिफ्रैक्शन पढ़ना है, इसके 2 लॉस पढ़ने हैं और मैंने ये 2 बेसिक आइडिया बताया है। कल हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। थैंक यू सो मच।